हेलो एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 13 जुलाई 2020 के कुछ प्रमुख द हिंदू से रिलेटेड कुछ प्रमुख आर्टिकल्स का डिस्कशन करेंगे और उसके कुछ प्रमुख की पॉइंट्स को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से लगभग आज थर्ड डे है, हम इंडिया चाइनाइजेशन की सीरीज चला रहे हैं। उस सीरीज़ के अंतर्गत अब तक हमने 2 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है और आज हमारा उसका थर्ड पार्ट रहेगा। उस थर्ड पार्ट के अंतर्गत क्या क्या भारत और चीन के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए, जो भी ऑलरेडी इतिहास में दर्ज है, उनमें क्या क्या प्रमुख घटनाएं घटी, उसके क्या काजेज थे, इन सभी बातों का अध्ययन करेंगे। तो इसमें हमने अब तक 2 पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा थर्ड पार्ट पे। तो देखते हैं उसके थर्ड पार्ट को पहले, इसके बाद फिर हम द हिंदू से संबंधित कुछ प्रमुख आर्टिकल्स का डिस्कशन करेंगे और उनकी एनालिसिस करेंगे। तो देखते हैं उसके पहले भारत और चीन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुए उसके पहले थर्ड पार्ट को। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि ये हमारा जो है इंडिया चाइना के बीच का जो सीरीज चल रहा था, इंडिया चाइना रिलेशन के बीच जो सीरीज चल रही थी, उसका ये थर्ड पार्ट है। और इस थर्ड पार्ट के अंतर्गत हमारा जो आज का टाइटल रहेगा वो रहेगा 1962। तो हमने इसके पहले जो आर्टिकल में पढ़ा, गलवान वैली, श्योक रिवर और भी बहुत सारे पॉइंट्स को पढ़ लिया है, की पॉइंट्स को पढ़ लिया है। और आज का हमारा टाइटल रहेगा वो रहेगा 1962 का जो वार हुआ था इंडिया और चाइना के बीच, उन सभी पॉइंट्स को इसमें मतलब डिनोट किया गया है और इंडिकेट किया गया। तो इसको बिल्कुल शॉर्ट टाइम में समझने का प्रयास करिए, इसके कुछ प्रमुख की पॉइंट्स को भी अचीव करने का प्रयास करिए। तो देखते हैं इसके प्रमुख आर्टिकल्स को। इसमें पहला जो हमारा लिखा हुआ है, पहला जो हमारा इसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो है भारत चीन के बीच जो युद्ध हुआ था, ओवरऑल उसका जो प्रमुख कारण है वो है सीमा विवाद। किसी मतलब कि भारत चीन के बीच जितने भी अब तक युद्ध हुए हैं उसका प्रमुख कारण जो भी रहा वो रहा सीमा विवाद। तो जो 1962 में जो वार हुआ था तो उसका भी प्रमुख कारण क्या रहा? सीमा विवाद। तो अगले पॉइंट को समझते हैं कि चीन और भारत के बीच 1962 में जो हुआ एक जो युद्ध हुआ था वो हिमालय सीमा, जो विवादित हिमालय सीमा युद्ध के लिए मतलब कि इसका मुख्य बहाना था, लेकिन इसका कुछ सीमा पर कब्जा करना इसका प्रमुख बहाना था। मतलब कि इसका जो प्रमुख उस वक्त जो करंट मुद्दा था वो था हिमालय सीमा विवाद, लेकिन वो ओवरऑल सीमा से रिलेटेड जो भारत चाइना जो बॉर्डर थे उससे रिलेटेड ही ये समस्या थी। अर्थात ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो भी युद्ध हुए वो सीमा के कारण ही, बॉर्डर से रिलेटेड ही उनकी मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिली। तो यदि हम बात करें इसके पॉइंट को, लिखा है कि जो अन्य मुद्दों ने भी इनकी प्रमुख भूमिका निभाई, जो इसके युद्ध मतलब जो युद्ध हुआ 1962 में, उसमें कुछ अन्य प्रमुख मुद्दों ने भी इसकी प्रमुख भूमिका निभाई। यदि हम बात करें चीन ने 1959 के तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी, जिन तिब्बत के जो राजा थे दलाई लामा, उनको भारत ने 1959 में शरण दी थी, यानी कि उनको मतलब कि वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी की थी। तो भारत चीन सीमा पर हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई, यानी कि दलाई लामा जो ही भारत में आए एंट्री लिए, वैसे भारत चीन सीमा पर बहुत ही अनेक प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट, अनेक प्रकार की हिंसक घटनाएँ शुरू हो गई। तो भारत ने फॉरवर्ड नीति के तहत मैकमोहन रेखा से लगी सीमा पर अपनी सैनिक चौकियां रखी, जो 1959 में चीनी प्रीमियर झोउ एनलाई के द्वारा घोषित वास्तविक नियंत्रण रेखा के पूर्वी भाग के उत्तर में थी। यानी कि झोउ एनलाई के द्वारा जो वास्तविक नियंत्रण जो रेखा थी, जो घोषित वास्तविक नियंत्रण रेखा थी, इसके पूर्व में 1959 में अपनी कुछ सैनिक चौकियां ऑलरेडी वहां पे अलर्ट रखी थी। इसके आउट पॉइंट को समझते हैं कि चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू कर दिए। मतलब ये जो युद्ध हुआ वो शुरू हुआ 1962 में। कब? 20 अक्टूबर 1962 में शुरू हुआ। कहाँ? लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पास दोनों तरफ चीन के द्वारा अटैक्स लगातार एक साथ शुरू हो गए। चीनी सेना दोनों मोर्चों में भारतीय बलों पर उन्नत साबित हुई, मतलब कि ये भारी पड़ रही थी भारत पर। कौन? चीनी सेना। और पश्चिमी क्षेत्र में चुशुल में रेजांगला एवं पूर्व में तवांग पर अवैध कब्जे कर लिया। अगर भारी पड़ रही है तो उस कहीं न कहीं उसने उसका आधिपत्य भी बनता गया। और आधिपत्य पहले कहाँ बना? वो पश्चिमी क्षेत्र में चुशुल में रेजांगला और पूर्व में तवांग पर उसने अवैध कब्जा कर लिया। किसने? चाइना में। तो चाइना ने इसके बाद क्या किया कि चीन ने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी कि अब युद्ध समाप्त हो गया। और साथ ही जो भी उसने 2 विवादित क्षेत्र, मतलब कि अभी आपने ऊपर 2 विवादित क्षेत्र पढ़ा, रेजांगला और तवांग पर जो कब्जा किया था, इसमें से एक को उसने वापसी की घोषणा भी की कि हम एक को वापस कर देंगे। और हालांकि उसने अक्साई चीन से भारतीय पोस्ट और गश्ती दल हटा दिए गए थे। जो भी चीन थे उसने अक्साई चीन था, उसने भारतीय पोस्ट और गश्ती दल भी हट गए थे वहाँ पे जब भी उसने ये घोषणा की। तो जो संघर्ष के बाद जब घोषणा हो गई, सैनिक हटा लिए गए, तो चीन ने उसी अक्साई चीन को प्रत्यक्ष रूप से उस पर क्या कर लिया?
नियंत्रण कर लिया। क्या कर लिया? नियंत्रण कर लिया। किस पर? अक्साई चीन पर। किसने? चीन ने। अगला इसका जो 2 महत्वपूर्ण नोट हैं उसको आप समझने का प्रयास करिए कि इस युद्ध में ज़्यादातर लड़ाई 4250 मीटर से अधिक ऊंचाई पर लड़ी गई। अर्थात ये जो लड़ाई थी इसका कठिन होने का कुछ प्रमुख कारण ये भी है कि ये लगभग 14,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर लड़ाई लड़ी गई, जिस सैनिकों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अगला पॉइंट इसका जो है वो ये है कि इस युद्ध में चीनी और भारतीय दोनों पक्ष द्वारा नौसेना और वायुसेना का उपयोग नहीं किया गया था। 2 पॉइंट अब याद रखेंगे। पहली बात ये 14,000 से अधिक ऊंचाई 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर लड़ी गई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इस युद्ध के दौरान कि ना ही चीनी सेना और ना ही भारतीय सेना ने वायुसेना और नौसेना का यूज किया, यानी एयरफोर्स और नेवी का यूज ना ही भारत के द्वारा किया गया और ना ही चाइना के द्वारा किया गया था। ये दोनों पॉइंट थे, आपने समझ लिया होगा, इसको तैयार कर लिया होगा। तो बिल्कुल थोड़े समय में इसकी विस्तृत चर्चा हमने कर ली। अब देखते हैं आज से कुछ प्रमुख द हिंदू से रिलेटेड कुछ प्रमुख आर्टिकल और उनसे कुछ संबंधित कुछ प्रमुख फैक्ट को। तो स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू से संबंधित कुछ प्रमुख आर्टिकल्स का डिस्कशन और उससे संबंधित कुछ प्रमुख आर्टिकल को समझते हैं। तो आज का जो हमारा पहला आर्टिकल रहेगा वो रहेगा नेट ग्रिड गेट्स एक्सेस टू इंडिया फॉर 14 पुलिस स्टेशन। ये नेट ग्रिड गेट, यहाँ पे अगर आज का जो न्यूज़पेपर यदि आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि करीब कई जगह पर नेट ग्रिड्स वर्ड का यूज किया गया। तो ये नेट ग्रिड्स क्या है, इसके प्रमुख फैक्ट क्या है, इसका बेसिक हिस्ट्री क्या है, इन सभी बातों का हम डिस्कशन आज के सेशन के अंतर्गत हम करेंगे। तो पहले इसके पूरे आर्टिकल्स को देखते हैं लिखा है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि ये इसका पूरा आर्टिकल यहाँ पे है और इससे संबंधित कुछ विस्तृत चर्चा यहाँ पे है। तो नेट ग्रिड्स गेट इन्फो ऑफ सस्पेक्ट फ्रॉम FIRs। तो नेट ग्रिड्स है क्या, वो FIR से किस प्रकार रिलेटेड है, उसके पीछे उसकी बेसिक हिस्ट्री क्या है। सबसे पहला हमारा जो आज का टारगेट रहेगा वो रहेगा नेट ग्रिड से संबंधित जो भी बातें हैं, जो भी इसका बेसिक हिस्ट्री है उसको समझना और उसको तैयार करना। तो यदि हम बात करें नेट ग्रिड की और इस टॉपिक की, इस आर्टिकल की, तो ये हमारे GS पेपर 3 के रिलेवेंट है, GS पेपर 3 से रिलेवेंट है और जो कि GS पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि आंतरिक सुरक्षा के एक बड़े भाग को, एक प्रमुख पार्ट को कवर करता है। ये हमारा जो आज का आर्टिकल है। तो पहले इसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं, तो बात करते हैं इसके बारे में कि जो नेट ग्रिड है इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। यानी कि नेशनल इंटेलिजेंट ग्रिड क्या होता है और इसको बनाने का कारण क्या था और बनाने से इसको फ़ायदा क्या है, इन सभी बातों का डिस्कशन इस सेशन के अंतर्गत हम करेंगे। तो जो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है वो एक शक्तिशाली इंटेलिजेंस एकत्रीकरण है, मैकेनिज्म है, एक एकत्रीकरण मैकेनिज्म है, मतलब कि डाटा कलेक्शन का एक बहुत ही पावरफुल इंटेलिजेंस है। यानी किसी भी प्रकार का डाटा, चाहे वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट से हो या फिर आपके बैंकिंग अकाउंट्स हो या फिर आपकी कुछ भी हो, उन सभी के डाटा को कलेक्ट करके अनेक डाटा को पूरे इस मतलब जितने भी इस कंट्री के उन डाटा को कलेक्ट करने का एक बहुत बड़ा पावरफुल मैकेनिज्म है क्या, नेट ग्रिड। और इस मैकेनिज्म का बनाने का कारण क्या था और इसका बनाने से फ़ायदा क्या है, इन सभी बातों को पहले समझते हैं कि इस जो परियोजना है, ये जो योजना है, इसको बनाने में कुल टोटल 3400 करोड़ का मतलब लागत आई है। और इस योजना को जो मतलब परिकल्पना है, इसको मतलब बनाने का जो कारण समझ में आया, फिर इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हम जानते हैं 2008 में 26/11 का जो हमला हुआ था, मुंबई आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद ही ये हुआ कि कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हम हर एक व्यक्ति को ट्रैक कर सकें, उनके सभी डाटास को कलेक्ट करके उनके सभी जो भी मतलब उनके द्वारा एक्टिविटी हो रही है उन सभी को हम उस पर मतलब अलर्ट रख सकें, उस पर हम निगरानी रख सकें। तो इसमें जो इसको बनाने का प्रमुख कारण रहा वो 26/11 का प्रमुख आतंकी हमला को देखने के बाद, और इसमें विभिन्न प्रकार के डाटा को, इसकी बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार के डाटा को कलेक्ट किया जाएगा। और बात करें इसके डाटा मतलब कि जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा तो उसका जो जितने भी डाटा कलेक्ट है, इसकी मतलब इसका जो मुख्यालय है कि सबसे जो बना है इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली, यानी दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और जो इसका डाटा रिकवरी सेंटर है, डाटा जहाँ पे इसका रिकवर करके रखा जाएगा, डाटा रिकवरी सेंटर है वो है आपका बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। कहाँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। और इसका जो डाटा रिकवरी सेंटर है वो है बेंगलुरु में। और अर्थात हम कह सकते हैं कि इसके बारे में जो बातें अब तक हमने बात की कि जो रियल टाइम डाटा के साथ इसका जो प्रमुख फंक्शन है, कार्य है, वो ये है कि रियल टाइम डाटा
रियल टाइम डाटा के साथ संदिग्ध आतंकियों को ट्रैक करने तथा आतंकी हमलों को रोकने के लिए ही NATGRID का मतलब गठन किया गया, इसका स्थापना की, नेट ग्रिड का स्थापना की गई। मतलब कि किसी भी संदिग्ध आतंकी को ट्रैक करना और आतंकी हमलों को रोकने के लिए ही नेट ग्रिड की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। यानी इसका जो हम प्रोसेस समझ गए कि नेट ग्रिड इज़ द इंटीग्रेटेड, यानी कि अगर यदि हम कहें नेट ग्रिड इज द इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ग्रिड कनेक्टिंग डाटाबेस ऑफ द कोर सिक्योरिटी एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब नेट ग्रिड इज द इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ग्रिड कनेक्टिंग डाटाबेस ऑफ कोर सिक्योरिटी एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया। ये नेट ग्रिड क्या है? आतंकी गतिविधियों को रोकने का एक कार्यक्रम है और यह संदिग्ध आतंकवादियों को चिन्हित करने और आतंकी हमलों को रोकने के लिए विभिन्न खुफिया तथा प्रवर्तन जो भी एजेंसियाँ होती हैं, जो भी एजेंसियाँ भारत में कार्यरत हैं, उन सभी से प्राप्त जितने भी डेटा होते हैं उन सभी का अध्ययन करता है और उनका एनालिसिस करता है। कौन? नेट ग्रिड। और जो ये कलेक्शन करता है, विश्लेषण करता है, स्टडी करता है, इस किस माध्यम से करता है? अपने बिग डाटा तकनीकी कारण। ये कैसे? बिग डाटा तकनीकी कारण। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो नेट ग्रिड है वह संदिग्ध आतंकवादियों को चिन्हित करने और आतंकी हमलों को रोकने के लिए विभिन्न खुफिया तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त डेटा का अध्ययन एवं विश्लेषण करने हेतु बिग डाटा तकनीकी का उपयोग करता है और उसके द्वारा ही उनको कैप्चर करता है, पकड़ता है। और यदि हम बात करें इसमें जो कार्यरत जो डाटा प्राप्त करने की जो सर्विस प्रोवाइडर एजेंसियाँ हैं वो मुख्यतः 10 हैं। यानी हम यदि बात करें कि ये मुख्यतः 10 एजेंसियों को, यानी 10 एजेंसियों को जो कि नेट ग्रिड से रियल टाइम बेसिस पर डाटा प्राप्त करते हैं। यानी कि नेट ग्रिड से ओवरऑल 10 जो एजेंसियां, जैसे मान लीजिए कि आपका हो गया, वो जो एजेंसियां होती हैं उन सभी से डाटा प्राप्त करता है, रियल टाइम बेसिस पे डाटा प्राप्त करके उनसे इंक्वायरी करता है। यानी कि वो 10 एजेंसियाँ कैसी हो गई? जैसे मान लीजिए आपका जानते होंगे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB, आपका रॉ हो गया यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, आपका CBI हो गया यानी सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, और भी बाकी ऐसे ही लगभग 10 एजेंसियां, इन सभी से रियल टाइम बेसिस पे डाटा कलेक्ट करके और जितनी भी एक्टिविटी होती है उन सभी पे ये निगरानी रखता है। और कोई भी मतलब कि हार्मफुल एक्टिविटी अगर कंट्री के लिए हो रही है तो उसको वो रिकवर करता है और उनको मतलब डील करने का काम करता है। कौन? नेट ग्रिड। तो ये रहे नेट ग्रिड से रिलेटेड कुछ प्रमुख फंक्शन और प्रमुख वर्क और कुछ प्रमुख लाभ। तो इसके बारे में हमने पढ़ा। अब देखते हैं आज के अगले आर्टिकल को, जो कि हमारे एडिटोरियल पेज से लिया, जो कि हमारे आज का जो हमारा आर्टिकल है वो एडिटोरियल पेज से लिया गया है। तो आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है एडिटोरियल पेज का वो है म्यूजियम टू मॉस्क। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इंटरनेशनल तौर पे ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम सिर्फ इसके बारे में कुछ आप लोग कहानी इसकी पढ़ सकते हैं कि इसका बेसिक हिस्ट्री क्या था। आपको ओवरऑल एक स्टेटमेंट के अंतर्गत इसकी संपूर्ण जानकारी को देने का प्रयास किया जाएगा। तो यदि बात करें इसकी हिस्ट्री को, आप पढ़ सकते हैं कि 1453 में क्या सिस्टम था, वहाँ से फिर हिस्ट्री में किस प्रकार चेंजेज हुए, फिर 1930 में क्या चेंजेज हुए, फिर इसके बाद हाल ही में 2020 में क्या चेंजेस के अंतर्गत इस आर्टिकल को यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। तो इन सभी बातों की चर्चा हम इस आर्टिकल के अंतर्गत करेंगे। तो यदि बात करें म्यूजियम टू मॉस्क, यानी कोई एक म्यूजियम था, कोई संग्रहालय था और उसको चेंज कर दिया गया मॉस्क में यानी मस्जिद में, यानी एक म्यूजियम को मॉस्क में चेंज कर दिया गया। अब ये क्या था, इन सभी बातों की डिस्कशन हम इस आर्टिकल के अंतर्गत करेंगे। तो बात करें इस आर्टिकल की कि टर्की इज रीओपनिंग ओल्ड रिलीजियस वाउंड बाय चेंजिंग द स्टेटस ऑफ हाजिया सोफिया। एक हाजिया सोफिया कोई स्थान है, कोई जगह है, कोई चीज़ है, कोई मतलब इमारत है, उस हाजिया सोफिया को के स्टेटस में जो चेंजिंग की गई है, किसके द्वारा? तुर्की के द्वारा। यानी ये बात तुर्की की है, यानी तुर्क देश की है। उसने क्या किया है कि हाजिया सोफिया के स्टेटस को चेंज करके जो रिलीजियस वाउंड है यानी जो धार्मिक घाव हैं उसको फिर से रीओपन कर दिया है, उनको फिर से उजागर कर दिया है, यानी फिर से उनको कुड़ेद दिया है। यानी हम एक स्टेटमेंट में इसका जवाब दे सकते हैं कि तुर्की फिर से पुराने धार्मिक घावों को ओपन कर रही है, जो कि हाजिया सोफिया के स्टेटस को चेंज कर जाए, मतलब कि चेंज करने के बाद, मतलब कि हाजिया सोफिया के स्टेटस को चेंज करके तुर्की क्या कर रही है? पुराने धार्मिक घावों को फिर से कुड़ेद रही है। तो ये क्या था, इसकी बेसिक हिस्ट्री को एक बार समझते हैं। यदि हम बात करें इसके पहले स्टेटमेंट को कि लिखा टर्किश प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्डोगन इज डिसीजन टू
turn Hagia Sophia back into working mosque is major setback to the country's secular values that are already under the attack from इस्लामिस्ट। यानी कि पहली बात हम बात करें तुर्की की, तुर्की में ऑलरेडी वहाँ पे इस्लामिक अटैक हो रहे हैं, यानी वो देश ऑलरेडी, और उसके बाद पेंडेमिक चल रही है, इन दोनों समस्याओं से वो ऑलरेडी जूझ रहा है। उसके बाद भी जो वहाँ के प्रेसिडेंट है रसीप तैयब एर्दोगन, उन्होंने निर्णय ये लिया है कि जो ये हाजिया सोफिया थी इसको फिर बैक किया जाए, इसको फिर बनाया जाए, मतलब कि फिर से उसको उसी फॉर्म में वर्क कराया जाए। किस फॉर्म में? मस्जिद के फॉर्म में, यानी मॉस्क के फॉर्म में उसको फिर से यूज कर दिया जाए। जो कि ये क्या था, एक बहुत मतलब कि एक म्यूज़ियम था, इसको फिर से उन्होंने मॉस्क में चेंज कर दिया। और ये जो कर रहे हैं ये अपने आप में सेकुलर वैल्यू, जो अपनी कंट्री की जो सेकुलर वैल्यू है उसको क्या कर रहे हैं, फिर से मेजर सेटबैक कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा उथल पथल मतलब उसमें उथल पुथल कर रहे हैं अपने जो भी सेकुलर वैल्यू है उनकी कंट्री की, मतलब कि ऑलरेडी जो व्यवस्था है उसमें बहुत बड़ी उलट फेर कर रहे हैं ये काम करने के बाद। यानी हम कह सकते हैं कि एक बात करें कि जो नाम है हाजिया सोफिया, जो कि एक इमारत थी, ये इमारत है किसी समय की, और किसी समय ये जो इमारत थी इसको हम चर्च के फॉर्म में बना दिया गया। इस इमारत को क्या किस फॉर्म का दे दिया गया, चर्च के फॉर्म में स्थापित कर दिया गया। अब इसके बाद वहाँ पर अनेक प्रकार का मतलब कि उसको चर्च का दर्जा दे दिया गया। किसको? इस हाजिया सोफिया जो इमारत थी इसको चर्च का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद वहाँ पे अनेक प्रकार के इस्लामिक अटैक हुए और उसके बाद वहाँ पे कब्जा कर लिया गया। इसके बाद जब मुस्लिम आक्रमण हुए और उस पर कब्जा कर लिया गया तो उसी चर्च को मस्जिद का फॉर्म दे दिया गया, यानी मॉस्क का फॉर्म दे दिया गया। जो चर्च था उसको मस्जिद का फॉर्म दे दिया गया और वो मस्जिद ऑलरेडी चल रही थी अपने कार्यरत में, मतलब कि अब तक चल रही थी। लेकिन जब सरकार बनी, वहाँ पे गवर्नमेंट बनी, गवर्नमेंट वाला सिस्टम लागू हो गया, तो सरकार ने क्या किया कि वहाँ की जो सेकुलर सिस्टम थी, यानी कि जो धार्मिक भावनाओं, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुँचे, इसके लिए वहाँ पर सरकार ने क्या किया कि उस मस्जिद को, यानी जो मॉस्क थी, जो ऑलरेडी चर्च थी उसको बना दिया गया मॉस्क, और जो मॉस्क थी उसको गवर्नमेंट ने बना दिया म्यूज़ियम। यानी सबसे पहले वो चर्च था, बन गया मॉस्क, मॉस्क के बाद बन गया म्यूज़ियम। और वो सरकार ने जब म्यूज़ियम बना दिया तो अब तक म्यूज़ियम चल रहा था। और हाल ही में जो प्रेसिडेंट वहाँ के हैं, प्रेसिडेंट कौन है? रेसेप तैयब एर्दोगन। उन्होंने क्या किया कि उस म्यूज़ियम को फिर से मॉस्क के रूप में रिफॉर्म करने का डिसीजन दे दिया है। मतलब अब देखिए, अगर संग्रहालय यानी म्यूज़ियम का फॉर्म दे दिया गया था तो मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो गया था, दोनों लोग वहाँ पे आ जा सकते थे। और जो हाजिया सोफिया अपने आप में एक बहुत ही मतलब टूरिस्टियल प्लेस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि घूमने वाला बहुत ही एक अच्छी जगह थी। और उसको अब पुनः मॉस्क का फॉर्म देने के बाद जो सिस्टम है वहाँ पे एक अनेक प्रकार की समस्याओं के उत्पन्न होने की आशंका की जा रही है। जैसे कि अगर हम बात करें कि सरकार ने जब मस्जिद को म्यूज़ियम का फॉर्म दे दिया तो ये मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों के लिए एक पॉजिटिव साइन के रूप में इस्टेब्लिश्ड हो गई। पर हाल ही में जो रेसेप तैयब एर्दोगन थे, उनका जो निर्णय लिया गया कि पुनः उसको मस्जिद का फॉर्म दे दिया जाए, वो वहाँ की जो सेकुलर वैल्यू थी, यानी जो वहाँ की सेकुलर वैल्यू थी उसको और भी ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया। यानी जो डिस्टर्ब थी ऑलरेडी वो और भी डिस्टर्ब हो गई। अब इसके बाद हम ओवरऑल यही कह सकते हैं कि जो ये इसकी हिस्ट्री थी क्या थी, 1453 से लेके ऑटोमान क्या था, इसके बारे में आप लोग हिस्ट्री बाकायदा पढ़ सकते हैं। उसके बारे में जो इसका बेसिक हिस्ट्री है उसको आप तैयार कर सकते हैं। आप इतना समझिए कि सबसे पहले एक इमारत थी, इस इमारत को चर्च का फॉर्म दे दिया गया। इसके बाद वहाँ पे राज्य पे आक्रमण हुआ मुस्लिमों का, उसके बाद उस चर्च को फॉर्म दे दिया गया मॉस्क का आया। तो उसके बाद जब गवर्नमेंट आई तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि उस मॉस्क को म्यूज़ियम का फॉर्म दे दिया। और जब हाल ही में जो गवर्नमेंट आई उसने फिर म्यूज़ियम को फिर से मॉस्क का फॉर्म दे दिया, जो अपने आप में फिर से बस सेकुलर एजेंडे को खड़ा करने के लिए तत्पर है, तैयार है और अग्रसर है। तो ये रहा इस आर्टिकल का जो निचोड़ था, वो हमने आप सभी को बता दिया और इसको आप सभी तैयार कर सकते हैं। आप इसकी बेसिक हिस्ट्री को पूरी तरह समझ सकते हैं। आगे देखते हैं अगला आर्टिकल, जो कि आज के हमारे एडिटोरियल पेज से ही लिया गया है, और वो है श्योर पावर। तो अगला जो हमारा आर्टिकल है श्योर पावर, यानी कि पावर की बात करें तो हाल ही में जो हमारे यहाँ हमारे पीएम मोदी जी ने हाल ही में मध्य प्रदेश में जो रीवा नामक स्थान पर सोलर सिस्टम का बहुत बड़ा 750 मेगावाट का सोलर प्लांट का मतलब कि उद्घाटन किया
गया है। तो उसके बाद क्या क्या एडिटर मतलब कि उम्मीदें देख रहा है फ्यूचर के दृष्टिकोण से, अप्रोच से, उन सभी बातों का डिस्कशन इस आर्टिकल के अंतर्गत है। कर रहा है इसमें पहले स्टेटमेंट में कि इंडिया सोलर स्ट्रेटजी शुड लुक एट द टैपिंग द बेस्ट ग्लोबली टू मेक लोकली, यानी कि भारत का जो सोलर स्ट्रेटजी है शुड एट टैपिंग द बेस्ट ग्लोबली टू मेक लोकली, यानी कि जो बात हो रही है रीवा मध्य प्रदेश के एक सोलर प्लांट का जो उद्घाटन हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और इसमें कहा जा रहा है कि जो इंडिया सोलर स्ट्रेटजी है वो इस तरह से होनी चाहिए, शुड लुक एट द टैपिंग, हमारी जो सोलर स्ट्रेटजी है इस तरह से होनी चाहिए कि भले ही वो लोकली लेवल पर बन रही हो, मतलब कि वो ऑलरेडी हमारे मेक इन इंडिया के तहत बन रही है, लोकली तहत भले ही बन रही हो लेकिन वो बेस्ट हो किस पे, ग्लोबली लेवल पे। यानी कि जो हमारे इंडिया की जो सोलर स्ट्रेटजी है वो इस तरह डेवलप होनी चाहिए कि भले ही वो लोकली लेवल पे बन रही हो लेकिन उसका जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट होना चाहिए किस पे, ग्लोबली लेवल पे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो बेस्ट होनी चाहिए। अगला लिखा है कि आप सभी लोग ऑलरेडी इसको पिछले दिन के न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेटेड रिजॉल्व द टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन टू सब्सटेंटली power the economy and sturdy life is to be welcomed, कि इसमें कहा जा रहा है ओवरऑल कि पीएम मोदी ने जो भी हाल ही में सोलर प्लांट का मतलब उद्घाटन किया है वो काफ़ी हद तक पावर ऑफ इकोनॉमी, इसमें आप पढ़ेंगे एक वर्ड है पावर ऑफ इकोनॉमी एंड एवरीडे लाइफ टू बी वेलकम्ड, यानी कि जो ये प्लांट या ये जो सिस्टम ओपन किया गया है, उद्घाटन इसका किया गया है, वो काफ़ी हद तक पावर ऑफ इकोनॉमी और प्रत्येक सिस्टम को हमारे जो डेली यूजेज यानी एवरीडे लाइफ की जो भी यूजेज हैं उसको काफ़ी हद तक मजबूत करेगी। यानी हमारी पहली बात तो ये जो सिस्टम है हमारी पावर ऑफ इकोनॉमी को मजबूत करेगी और उसके बाद हमारे जो डेली रूटीन में जो भी समस्या हैं उन सभी को भी ये मजबूत करेगी और उन सभी को भी अच्छे फॉर्म में रिफॉर्म करेगी। और यदि हम बात करें कि लिखा है कि बिकॉज इट कुड हेल्प चार्ट अ ग्रीन डील फॉर द फ्यूचर, और ये जो डील है वो हमारे लिए ग्रीन डील हो सकती है कब, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो फ्यूचर के लिए जो डील है वो हमारी ग्रीन डील हो सकती है, ये जो सोलर प्लांट वाला सिस्टम है। तो इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें जो आपको ऑलरेडी मालूम होगी कि फॉर एनर्जी एंड फॉर द पथ ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्रियलाइजेशन he restated the case of greater reliance on solar power for energy and as a path of self-reliant industrialization at the inauguration of 750 megawatt photovoltaic प्रोजेक्ट एट रीवा इन मध्य प्रदेश लास्ट वीक, कि हम सभी जानते हैं कि लास्ट वीक में रीवा नाम मध्य प्रदेश के रीवा नामक स्थान पे 750 मेगा वोल्ट का जो फोटोवोल्टिक जो प्रोजेक्ट अभी इरिगेशन किया गया, उद्घाटन उसका किया गया है, वो क्या करेगा कि हमारे लिए एक मतलब ग्रेटर रिलायंस ऑन सोलर पावर है, वो हमारे क्या नाम है कि ज़्यादा रिलायंस होगा हमारे एनर्जी के लिए। यानी कि उन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि जो सोलर पावर पे ज़्यादा रिलायंस होगा एनर्जी के लिए, यानी कि हम ओवरऑल डिपेंड होंगे किस पे, सोलर सिस्टम पे। यानी मोदी जी ने इस बात पे जोर दिया कि सोलर पावर पे ज़्यादा रिलायंस होना चाहिए एनर्जी के लिए। और जो सेल्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन है यानी सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके पथ पे भी बढ़ने का ही पहला कदम हो सकता है। मतलब सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब होता है, सेल्फ रिलायंट मतलब होता है आत्मनिर्भर, यानी आत्मनिर्भर यानी कि जो औद्योगिकरण है वो उसकी तरफ भी हम बढ़ सकते हैं इस प्रोजेक्ट के द्वारा एट द इनॉग्रेशन ऑफ 750 मेगा। आप समझ रहे हैं कि ये जो 750 मेगावाट का जो फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट है रीवा का, जो मध्य प्रदेश में हाल ही में उद्घाटन किया गया है, वो हमारे सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्रियलाइजेशन के पथ पर बढ़ता हुआ हमारा एक पहला कदम है, जो कि हमारे लिए ज़्यादा रिलायंस होगा एनर्जी के लिए और हमारे डेली यूजेस थिंग्स के लिए। आगे यदि हम बात करें कि इंडिया इंस्टॉल्ड बेस्ट ऑफ this green power source is about to 35 gigawatts and project addition of capacity until 2040 in COVID-19 affected future is estimated by the industry to be of the order of 50 गीगावाट। यानी कि देखिए ये जो प्रोजेक्ट है फिलहाल में जो है 35 गीगावाट का है सिस्टम, लेकिन इसको बताया जा रहा है कि फ्यूचर में यानी 2014 तक कोविड-19 के इफेक्ट को देखते हुए या जो भी समस्या है इन सभी को देखते हुए इसका जो प्रोजेक्ट इसमें जो एडिशन हो जाएगा यानी लगभग ये जो अभी क्षमता है इसकी 35 गीगावाट की वो, परंतु ये फ्यूचर में कितनी हो जाएगी, लगभग 50 गीगावाट की इसकी जो क्षमता है फ्यूचर में 50 गीगावाट की हो जाएगी। अब इसके बारे में अनेक सारे आर्टिकल्स दिए हुए हैं जिसमें अनेक प्रकार के आंकड़ों को दर्शाया गया है। अब यदि हम बात करें इसकी और भी इससे जुड़े कुछ प्रमुख बातों को,
को इफ़ जैसे कि हम कोई भी चीज़ हमारे यहाँ कोई भी वर्क होते हैं तो उसमें ओवरऑल चाइना के द्वारा ही मैन्युफैक्चरिंग उसके द्वारा ही सिस्टम को लागू किया जाता है और भी बहुत सारे वर्क चाइना के द्वारा ही देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम इसमें सेल्फ रिलायंट की जहाँ बात कर रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो रोज़गार की भी समस्याएँ हैं कहीं न कहीं समाप्त होती हैं और भी बहुत सारी जो हमारे देश से रिलेटेड जो भी समस्या है उन पे भी मतलब निजात मिलेगी और उनसे भी मतलब निपटने का हमें मतलब कि एक साधन सिस्टम क्रिएट होगा। यानी कि अगर हम बात करें कि ये फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम शुड आल्सो लुक एट द इमर्जिंग trends in deploying solar innovatively. These include new technologies such as the aesthetic photovoltaic windows and roof tiles for buildings, multi-roles, urban structures, and greater use of residential and commercial building to deploy more panels. Rapid progress requires strategy shift to add competitive domestic manufacturing. यानी कि बात कर रहा है कि जो फॉरवर्ड लुकिंग यानी कि जो हमारा वर्क है फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम शुड आल्सो लुक एट द इमर्जिंग ट्रेंड। ये जो हमारा सिस्टम आगे बढ़ रहा है वो एक अलग तरह का ट्रेंड होगा कब जब उस पर हम सफल होंगे और उसमें बहुत सारे हम प्रोजेक्ट को लेकर प्रस्तुत होंगे। तो जितने भी हमने इनोवेटिवली सोलर पैनल तैनात किए हैं तो उसका एक अलग ही ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। और यदि हम बात करें कि दिस इंक्लूड्स यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि आप अगर सोलर सिस्टम से संबंधित जो भी मतलब प्रोजेक्ट है उनको अगर आप शामिल करते हैं दिस इंक्लूड नेवर टेक्नोलॉजीज सच एज एस्थेटिक फोटोवोल्टिक विंडोज एंड रूफ टाइल्स। मतलब कि इसका मतलब कि यूजेज है इसमें हम अगर बात करें कि ये कुछ न्यू टेक्नोलॉजी होगी जैसे कि मान लीजिए अब बात करें कि जो हमने सोलर पैनल संबंधित जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे उसके द्वारा जो हमारा फ्यूचर होगा वो उसका एक अलग ही ट्रेंड होगा। और ये जो कुछ नई टेक्नोलॉजी जो होगी जैसे कि अगर हम बात करें कि एस्थेटिक फोटोवोल्टिक विंडो रूफ टाइल्स बिल्डिंग्स मल्टी रोल अर्बन स्ट्रक्चर एंड ग्रेटर यूज ऑफ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स टू डिप्लॉय मोर पैनल। यानी डिप्लॉय मतलब होता है तैनात करना कि यानी इन सभी जगहों पे मल्टी रोल्स अर्बन स्ट्रक्चर रेसिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग यानी इन सभी जगहों पे जो हमारा सोलर पैनल तैनात होगा उन सभी के बाद हमें एक अलग तरह का ट्रेंड देखने को मिलेगा। मतलब जो कुछ ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है जैसा कि इसमें आप देख रहे होंगे रीवा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन सभी में एक ही मैकेनिज्म मैक्सिमम इन सभी जगह पर हम जितना भी पैनल लगाएंगे वो हमारे लिए उतना ही प्रॉफिटेबल होगा उतना ही हमारे लिए लाभदायक होगा। यानी कि यदि हम तेज़ी से प्रोग्रेस करना चाहते हैं यानी कि अगले स्टेटमेंट में यही कहा जा रहा है कि रैपिड प्रोग्रेस रिक्वायर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट टू ऐड कम्पिटिटिव डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। यदि हम किसी भी क्षेत्र में तेज़ी से प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो हमें स्ट्रेटजी के साथ क्या करना पड़ेगा वर्क करना पड़ेगा। एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ हमें अपने कार्य को अंजाम देना पड़ेगा जो कि इस आर्टिकल के अंतर्गत एडिटर हम तक सूचना पहुँचाना चाहता था। तो ये रहे आज के हमारे कुछ प्रमुख आर्टिकल और इंडिया चाइना रिलेशन से संबंधित कुछ प्रमुख बातें। तो आज हमने इन सभी बातों पर डिस्कस कर लिया। अगले दिन फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद आप सभी का।